Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have a small poem about how beautiful is the rain. कि जो रेन है वो कितनी ब्यूटीफुल है, वर्षा कितनी सुंदर है. So here is a poem. How beautiful is the rain after the dust and heat. In the broad and fairy street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. So वर्षा कितनी सुंदर है धूल और गर्मी के बाद. जब हमें धूल गर्मी महसूस होती है उसके बाद वर्षा अगर हो जाए, बारिश हो जाए तो कितना अच्छा फील होता है. चौड़ी और तपती गलियों में, पतली गलियों में वर्षा कितनी सुंदर है. चाहे हमारी जो गली है वो पतली हो या चौड़ी हो, हर गली में वर्षा जो है वो सबको बहुत सुंदर लगती है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव how it clatters along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. तो कैसे ये छत पर तड़तड़ की आवाज करती है. how it clatters along the roof, छत पे तड़तड़ की आवाज. घोड़े की टाप की आवाज जैसी, जैसे ट्रैम्प ऑफ हुप, जैसे घोड़ा हिनहिना रहा उस तरीके की आवाज. कैसे ये जोर लगाती है और ऊपर तक भरे हुए परनाले के मुंह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है. मतलब जो नाले होते हैं स्ट्रीट के अक्रॉस वो क्या होते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं. बारिश में पानी ऐसा लगता है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. तो ये जो पोएट है वो अपने विचार रेन के बारे में आपको बता रहे हैं. अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स and swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter roars the rain the welcome the rain. So खिड़की के शीशे के पार, जब हम खिड़की के शीशे के बाहर देखते हैं विंडो पैन से तो यह बरसती है और बरसती ही जाती है, बरसती है और बारिश होती ही जाती है और तेज तथा चौड़े मटमैले बहाव के साथ शोर करती है. यहाँ देखो जैसे बहुत चौड़ाई में ये जो पानी इतना सारा भर गया तो ऐसे पानी भर जाता है और बहता रहता है. तो जैसे नदी का पानी किसी नाले में गिर रहा हो, वर्षा तुम्हारा स्वागत हो. ऐसा लगता है कि नदी का पानी किसी नाले में गिर गया हो और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वर्षा का स्वागत करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव word meanings with pronunciation over here. So dust means धूल, heat means गर्मी, broad means चौड़ी, fairy means तपी हुई, narrow means तंग, lane means गली, clatter means तड़तड़ की आवाज करना, roof means छत, tramp means आवाज, hoof means घोड़े की टाप, gushes means जोर लगाकर निकलना, struggles means संघर्ष करता है, throat means गला, overflowing means ऊपर तक भरा हुआ, spout means धार, पेन मीन्स शीशा, पोर्स मीन्स उड़ेलता या तेजी से बरसता है, स्विफ्ट मीन्स तेज, वाइड मीन्स चौड़ी, मडी मीन्स मटमैला, टाइड मीन्स बहना, गटर मीन्स गड्ढा नाली या नाला और रोड्स मीन्स शोर करना. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. फर्स्ट वन इज हाउ ब्यूटीफुल इज द. तो ब्यूटीफुल क्या है बच्चों, फ्लावर, प्लांट, ट्री या रेन. तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेन के बारे में. तो ब्यूटीफुल रेन है. आफ्टर द डस्ट एंड, डस्ट तो ये पोयम की लाइन है, डस्ट एंड हीट, डस्ट के साथ हमारी हीट है. यू कैन सी थ्रू दिस लाइन. डस्ट एंड हीट. तो हम ये पोयम की लाइन को ही कंप्लीट कर रहे हैं ना. नेक्स्ट लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूप्स है यहाँ, दिस वन इज हूप्स. नाउ नेक्स्ट लाइक अ डैश डाउन द गटर रोड, सो लाइक अ रिवर. नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स. निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए. इनको हमें एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट वन इज अक्रॉस द विंडो पेन. तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, खिड़की के शीशे के पार.
नाउ नेक्स्ट, इट पोर्स एंड पोर्स। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है बच्चों? यह बरसती है। हिंदी ट्रांसलेशन में हमारा पूरा दिया हुआ है, यह बरसती है तो बरसती जाती है। Now next we have and swift and wide, so और तेज तथा चौड़े, वाइड मीन्स चौड़ा होना। Now next, with a muddy tide, so मटमैले बहाव के साथ। Now next, like a river down the gutter roars, so जैसे नदी का पानी, जैसे नदी का पानी शोर के साथ किसी नाले में गिर रहा हो। Now next, the rain, the welcome rain, so वर्षा तुम्हारा स्वागत है। सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन जो हमारी पोयम में भी दिया है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। नाउ हाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज हाउ डू स्ट्रीट एंड लेन्स रिमेन इन द समर। समर में कैसे रहते हैं स्ट्रीट एंड लेन्स? सो स्ट्रीट एंड लेन्स रिमेन fairy in the summer। सूखे रहते हैं। Why is the street described as fairy? स्ट्रीट को फेयरी क्यों बोला गया है? सो आंसर नंबर सेकेंड, द स्ट्रीट हैज बीन डिपिक्टेड as fairy because it is very hot। सूखा कब होगा? जब गर्मी पड़ेगी। हॉट एंड ड्राई आफ्टर स्पेंडिंग मैनी आवर्स इन द scorching heat of the summer sun। Now next we have why is the rain beautiful? rain जो है वो beautiful क्यों लगती है? So here is answer number third, rain is beautiful। rain is beautiful because it comes in the hot summer। गर्मियों के बाद आती एकदम, जब गर्मियों से हम परेशान हो जाते। एंड सेटल्स द डस्ट इन द एयर, जो धूल उड़ रही होती है एयर में वो सेटल हो जाती है इन द एयर।
एंड कूल्स द हीट, गर्मी को शांत करती है क्या? बारिश, गर्मी को बारिश शांत करती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ डज द रेन साउंड ऑन द रूफ। रूफ, छतों के ऊपर रेन की कैसी आवाज आती है बच्चों? तो क्लैटर्स, ये हमने पढ़ी है। द रेन साउंड ऑन द रूफ इज क्लैटर। नाउ नेक्स्ट, वाई डज द रेन वाटर हैव टू स्ट्रगल आउट ऑफ द स्पाउट। रेन वाटर को स्ट्रगल क्यों करना रहता है स्पाउट से बाहर आने के लिए? सो हेयर इज द आंसर, आंसर नंबर 5th ओवर हेयर। सो द स्पाउट इज ओवरफ्लोइंग with water, therefore the rain water has to struggle। पहले ही पानियों से नाले वगैरह सब भरे रहते हैं, फॉर तो रेन वाटर को स्ट्रगल करना रहता है, वो बाहर को निकलता है, स्ट्रगल फॉर कमिंग आउट of the spout। Now next one is answer number 6, how does the rain water flow down the gutter। जो रेन वाटर है वो गटर से कैसे फ्लो डाउन हो जाता है? सो आंसर नंबर 6th, आंसर नंबर 6th is here। so next, the rain which falls on the rooftop, the rain which falls on the rooftop, जो छतों के ऊपर गिरता है पानी, रूफटॉप, is collected by the gutter। वो नीचे जाके पानी कहाँ जाता है? गटर में मिल जाता है, नालों में। एंड द रोर डाउन, आवाज आती है, रोर डाउन, यहाँ पे रोर डाउन द राइप एट ऑल साइड, सारी तरफ से नालों के बहने की आवाज आती, नालियों में पानी बह रहा है। ऑफ द हॉबर इनटू द ड्रेन, इनटू द ड्रेन एट द बॉटम। जब नालों में ऊपर छतों में पानी जो है वो जब नीचे आता है, नालों में जाता है, बहता है, इकट्ठा होता है, तो आवाज आती है। द वेलकम रेन, वाई इज द रेन वेलकम। रेन का हम वेलकम क्यों करते हैं बच्चों? सो नाउ नेक्स्ट वी विल राइट द आंसर नंबर 7th ओवर हेयर। आंसर नंबर 7th, ठीक है। So the rain was welcomed, the rain was welcomed, the rain was welcomed because the street were dry, सारी गलियां सूखी थी। and the weather was too hot, मौसम भी बहुत गर्म था। weather was too hot, so the rain washes away the dust, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों में जो धूल उड़ रही होती है, इकट्ठी होती है, वो अपने साथ बहा ले जाती है स्ट्रीट। एंड कूल डाउन द हॉट अर्थ, जब हमारी पूरी धरती तप रही होती है तो उसको ठंडा करती है, और किसको? हॉट एटमॉस्फेयर को भी ठंडा करती है। एंड द हॉट एटमॉस्फेयर ऑल्सो,
नाउ नेक्स्ट वी हैव करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी स्पेलिंग को हमें करेक्ट करके लिखना है बच्चों। डिस्ट, तो डिस्ट नहीं होता, क्या होता है? डस्ट, DUST, डस्ट। नाउ नेक्स्ट इज होप्स, तो होप्स नहीं है, इसमें होप्स की जगह हूफ्स होता है, HOOFS, हूफ्स। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लेटर्स, तो क्लेटर्स की स्पेलिंग CLATTERS, क्लेटर होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पाउट, सो स्पॉट दिया इन्होंने जबकि होता है स्पाउट। नाउ नेक्स्ट वन इज वाइड, वाइड की स्पेलिंग W से शुरू होती है, WIDE, वाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रैम्प, तो ट्रैम्प में सिर्फ TRAMP होता है, E नहीं लगता है कहीं से भी, ट्रैम्प, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव काइंड ऑफ केसेस। काइंड ऑफ केसेस मतलब हिंदी में हम इनको कारक बोलते हैं। अगर आप हिंदी ग्रामर व्याकरण जो है उसमें पढ़े होंगे कारक, तो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा पहले होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस के बाद वाला, तो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे डोर ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, तब उन्हें हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं तो उन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल में सुजाता सिंग्स अ सॉन्ग, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुजाता, तो सुजाता क्या है? नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, क्योंकि हमने नाउन और प्रोनाउन की जगह सुजाता को यूज किया है, फिर प्रेडिकेट उसके बाद वाला सेंटेंस की वो गाना गाती है। नाउ ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, तो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ अ वर्ब एंड इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जब कोई नाउन किसी सकर्मक क्रिया या कर्म होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही ईट्स हनी, मतलब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात हो रही है। ऑब्जेक्ट में क्या है हमारा? हनी है, तो ही वो क्या है? हनी खाता है, तो दोनों ही चीज़ों की बात हो रही है ना, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस है ये हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। नाउ पॉसेसिव केस, तो व्हेन द फॉर्म ऑफ द नाउन इज चेंज टू शो ओनरशिप और possession and it is said to be the possessive case। तो जब हम क्या करते हैं? ओनरशिप बता देते हैं, ये पेन हमारा है, वो बुक तुम्हारी है, वो बुक मोहन की है, बुक पेन जो है वो राघव का है। तो जब हम ओनरशिप बताते हैं कि वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ किसकी है, तो वो हमारा होता है पॉसेसिव केस। सो जब किसी नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार या संबंध प्रकट किया जाए, अधिकार या संबंध बताते हैं उसके बारे में, उसे हम पॉसेसिव कहते हैं। जैसे इट इज मोहन्स पेन, ये पेन किसका है? मोहन का है। नाउ अंडरलाइन द नाउन एंड स्टेट देयर केस, तो अब हमें यहाँ नाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो नाउन यहाँ पे कैसा है। नॉमिनेटिव है, मतलब किसी का नाम हमने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, या पॉसेसिव है, किसी के साथ संबंध बता रहा है। सो नाउ फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन ओबे देयर टीचर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन, इसमें अंडरलाइन होगा, और टीचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन हमारा यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस है। नाम बता रहे हैं हम, क्या किन के बारे में हो रहा है? चिल्ड्रन नॉमिनेटिव केस है, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया है हमने यहाँ। नाउ नेक्स्ट वन इज टीचर, तो यहाँ पे टीचर क्या है? ऑब्जेक्टिव, टीचर को हमने ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया है, टीचर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। नाउ दैट इज द ओल्ड फोर्ट, वो क्या है? ओल्ड फोर्ट, ओल्ड किला है, तो ओल्ड फोर्ट इसमें नाउन हो जाएगा, और कैसा नाउन है? नाम बता रहे हैं, तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह यूज किया, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिचा सिस्टर इज एन आर्टिस्ट, रिचा की सिस्टर आर्टिस्ट है। सो हेयर इज नाउन क्या हो जाएगी? रिचा सिस्टर, और रिचा सिस्टर भी क्या है? तो और आर्टिस्ट भी। तो सबसे पहले हम रिचा सिस्टर की बात करते हैं,
तो ये हमारा नॉमिनेटिव हो जाएगा। नाम लिख रहे हैं हम, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया। नाउ नेक्स्ट वाला जो हमारा हो जाएगा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लिए स्पेस कम है, यहां लिखते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी क्या है, नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव केस है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रेट। पुलिस ने कल्प्रेट को अरेस्ट कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट वन इज, ये थर्ड का है आर्टिस्ट। यहाँ पे पुलिस भी अंडरलाइन होगा और कल्प्रेट भी। तो सबसे पहले हम पुलिस की बात करेंगे। पुलिस हमारा नॉमिनेटिव हो गया, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट हो गया, और कल्प्रेट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। कल्प्रेट ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज मदर इज हेयर। तो मदर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये अगेन नॉमिनेटिव हो जाएगा। मदर नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्ट की तरह हमने इसे यूज किया है। पहला जो वर्ड होता है वो बच्चों, पहला वाला जो नाउन वगैरह के बारे में बताए, किसी का नाम, किसी बड़ी चीज का नाम, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद वाला क्या है, प्रेडिकेट होता है, पूरा सेंटेंस। सो नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट वन इज, रमेश ने अपने दोस्तों को बुलाया। सो हियर इज द आंसर, रमेश कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। रमेश कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, हरीश ने एक किताब खरीदी। सो हरीश बॉट अ बुक। हरीश bought a book. Harish bought a book. Now next one is, यह रमन का घर है। So this is Raman's apostrophe s Raman's house. मीना को साड़ी पसंद है। सो मीना लाइक्स साड़ीज। नाउ नेक्स्ट, ज्योति की बहन बुद्धिमान है। सो ज्योति सिस्टर इज इंटेलिजेंट। ज्योति सिस्टर इज इंटेलिजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। क्या थी ये पोयम में, सिर्फ हम रेन का कैसे वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं, क्योंकि जब हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, जो सड़कें हैं सब धूल उड़ रही होती है, इतना ज़्यादा हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है, तो उससे हमें राहत जो देती है वो वर्षा देती है, रेन देती है। इसलिए हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं और वर्षा के आने पे हम खुश होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। थैंक यू क्लास।